लेकिन सागर, मुझे तो ये लगा था कि हमारे गुस्से के कारण अब वो 2 दिन नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी और खुद ब खुद हमारे घर आना बंद कर देगी। लेकिन मैं गलत थी। ये लड़की बाज आने वालों में से नहीं है। तुम जल्दी आ जाओ प्रिया। मैं घर पर रुक ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर घर पर जरा भी रुकता हूँ ना तो वो मेरा दिमाग खाने आ जाती है मेरे पास। तुम फिक्र मत करो सागर, मैं आ रही हूँ 2 दिन में। अब अंजलि एक बहू की तरह हर किसी के साथ अच्छे से पेश आने लगती है। अरे सागर, कहाँ चले तुम? तनिक थोड़ा रुक तो जाओ। अरे रे, सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली। अब इसने पीछे से टोका है। हे भगवान जी, आज का मेरा दिन बस खराब ना जाए। ये लो, तुम्हारा टिफिन और ये रुमाल। ये दोनों चीजें तुम भूल गए थे ना, इसीलिए रोका तुम्हें। शुक्रिया अंजलि, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि मैं कैंटीन में से कुछ खा लेता और जब भी घर में प्रिया नहीं होती तो मैं कैंटीन का ही खाना खा लेता हूँ। अरे प्रिया नहीं है तो क्या हुआ, उसकी सहेली तो है ना। और आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद के आलू गोभी की सब्जी और मस्त पुरिया बनाई है। खाकर बताना मुझे कि कैसा लगा तुम्हें। ठीक है अंजलि, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सागर। अरे अब क्या हुआ अंजलि? मैंने सुना है कि आज तुम्हारी एक बहुत बड़ी मीटिंग है किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ, और तुम और तुम्हारे बॉस दोनों उनसे उनके डील के बारे में बात करने वाले हो ना? हाँ अंजलि, सही कहा तुमने। तो फिर बस 1 मिनट और रुक जाओ यहाँ पर, मैं अब भी आती हूँ। अरे अब क्या है अंजलि, जल्दी आओ। फिर अंजलि सागर को वहीं पे रुका कर रसोई में से दही शक्कर लाती है और वो उसे अपने हाथों से खिलाने वाली होती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो अंजलि? अरे क्या तुम भी सागर, किसी भी शुभ काम के पहले दही शक्कर खाना ही चाहिए, फिर वो काम सफल हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं इसे खा लेता हूँ। अब मैं निकलूं? हाँ बाबा, अब तुम जा सकते हो। बाय बाय। और वहां पर पहुंचकर फोन कर देना हमें। अब मैं कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा थोड़ी ना हूं जो तुम लोगों को कॉल करते बैठूं। चलो बाय। फिर सागर गाड़ी में बैठकर राहत की सांस लेता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अंजलि अब साड़ी पहनकर घर के सारे काम करने लगती है। ऐसे रहते हुए मुझे कितना मजा आ रहा है। मन तो करता है कि अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं पर आ जाओ रहने के लिए। सच में, तब तो बड़ा मजा आएगा। फिर बाद में प्रिया अंजलि को कॉल करती है। अरे अंजलि, तू बेवजह अपना वक्त जाया कर रही है वहां पे जाके। घर पर माँ जी है, महक भी है, वो लोग संभाल लेंगे ना सब कुछ। और रही बात खाने की, तो सागर से शादी के पहले माँ जी ही पूरा घर संभालती थी और खाना भी वही बनाया करती थी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुझे इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ प्रिया, वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब जब मैं हूँ यहाँ पर तो क्यों खामखा आंटी और महक को परेशान करना। मैं सब कुछ संभाल रही हूँ ना मेरी जान। और तू यहाँ की चिंता मत कर, और चाहिए तो थोड़े दिन और रुक जा वहां पर। अरे चुप कर अंजलि, तुझे भी तो तेरा घर है ना। और तू मेरे ससुराल में ऐसे दिन रात रहेगी तो कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? ओफो प्रिया, तू भी ना। देख बहन, तेरा ससुराल हो या मेरा ससुराल, बात तो एक ही है ना। और तू कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। अब आ आराम से। बाय। अब मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि अंकल की दवाई का समय हो गया है और फिर मुझे शाम की पूजा के लिए भोग प्रसाद भी तो बनाना है। लेकिन अंजलि। हेलो अंजलि। प्रिया कुछ कह पाती, उतने में अंजलि कॉल कट कर देती है। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी उसे वहां पे जाकर 2 चाटे लगाओ। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और प्रिया गांव से वापस अपने ससुराल आती है। और तभी भगवान भला करे अंजलि का, वो बहुत ही नेक दिल लड़की है। तुझे पता है, तेरी गैर मौजूदगी में उसने कितनी अच्छी तरह से संभाला है पूरे घर को।
हाँ भाभी, अंजलि इज द बेस्ट। उसने हम सबका बहुत ख्याल रखा। ये सब सुनकर प्रिया उनका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। सागर, अरे तुम्हारी माँ और बहन तो जैसे भक्ति बन गए हैं उस अंजलि के। मन तो ऐसा करता है कि अंजलि को गुस्से में अच्छी तरह से झाड़ू और कहूँ कि अब तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो फिर से कोई ना कोई नाटक करके माजी और महक का सहारा लेकर वापस यहाँ पर आ जाएगी। और हो ना हो, उन्होंने ही उसे इतना सर पर चढ़ा कर रखा है। हाँ प्रिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। बहुत खून जला चुकी है तुम्हारी सहेली। और मुझे भी क्या पता था सागर कि मैं इसको इतनी छूट दे दूंगी तो ये उसका इतना फायदा उठाएगी। उसको तुम्हारे ससुराल में आना और यहाँ पर आकर एक बहू की तरह सब कुछ संभालना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसे इसमें बहुत मजा आता है। इसीलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो वो आती ही रहेगी। किसी एक चीज की एक बार आदत लग जाए तो वो जल्दी छूटती नहीं है। फिर इंसान को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो आदत अच्छी है या बुरी। हाँ सागर, तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर एक दिन, चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। लेकिन कहाँ जाने के लिए बहू? आप भूल गई क्या माँ जी? पड़ोस की स्वीटी की आज गोद पर आई है ना, और उसी फंक्शन में जाना है हम दोनों को। अरे बहू, तू उसकी चिंता मत कर और तू जाकर आराम कर, क्योंकि अंजलि आ रही है मेरे साथ। वो मुझे सीधे स्वीटी के घर के पास वाले हनुमान मंदिर के वहीं पर मिलेगी। लेकिन माँ जी, वहां पे तो हमें जाना था ना। हाँ तो उसमें क्या हुआ बहू? तू आए या वो आए, एक ही बात है ना। तू एक काम कर, तब तक घर के बचे हुए काम कर ले। इतना कहकर सविता उठकर चली जाती है और एक बार फिर से प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सागर को कॉल करती है। देखा सागर, क्या किया माँ जी ने आज? अरे मैं उनकी बहू हुई, वो अंजलि है। जहां भी जाती है बस वो अंजलि को अपने साथ ही लेकर जाती है। और तो और तुम्हारी बहन महक भी वही करती है। और अब तो पापा जी भी वैसे ही करते जा रहे हैं। कुछ खाने का मन हुआ तो वो अंजलि को फोन करके कहते हैं। ऐसा नहीं कि घर में अपनी बहू है तो उसे कह दे क्या मैं बनाकर नहीं दूंगी क्या उन्हें? पता नहीं ऐसी क्या कमी रह गई मेरी तरफ से। तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं रही प्रिया, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी बीवी, बहू और भाभी हो। बस इतना ही है कि वो अंजलि हमेशा तुम्हारे बीच आती रही, जिस कारण घर वालों ने तुम्हारे अच्छेपन को देखा ही नहीं। और अंजलि के अच्छेपन के कारण सब उसी की तरफ खींचते चले गए। ना जाने ये अंजलि नाम की बला कब टलेगी मेरी जिंदगी से। सच में सागर, अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं समझ सकता हूँ प्रिया, लेकिन अब ज्यादा गुस्सा मत करो और शांत हो जा। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ और अब तो मुझे ही माँ से इस बारे में बात करनी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। फिर शाम में जब सागर ऑफिस से घर आता है तभी वो सविता और महक से बात करता है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि आपके कारण प्रिया को कितनी तकलीफ हो रही है? माना कि ये सारी गलती प्रिया की ही है कि उसने अंजलि को अपने ससुराल में आने की अनुमति दे दी, जो कि उसे बिल्कुल देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप दोनों तो समझदार हो ना, तो आप दोनों उससे इतने ज्यादा क्लोज कैसे हो चुके हैं? अरे आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि इस घर की बहू प्रिया नहीं बल्कि अंजलि ही है। अरे वो प्रिया की सहेली है, लेकिन आप दोनों तो उसे अपनी ही सहेली समझने लगे हो। अरे तो उसमें क्या हुआ भैया? अंजलि तो दिल की बहुत साफ लड़की है और वो हम सबका कितना ख्याल भी रखती है। देखो महक, वो चाहे कितनी भी साफ दिल हो, लेकिन अंजलि इस बार गलत है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। किसी के घर पे जाकर उनकी जगह लेकर उनके हक के काम करना, ये सब कौन सहन करके लेता है? अब तो प्रिया अंजलि को कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि आप दोनों ने तो अंजलि को अपने सिर पे बिठा के रखा है। अरे नहीं बेटा,
ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार मेरी बात सुन ले। नहीं माँ, आज आपको मेरी ही बात सुननी पड़ेगी। अरे एक बार आप दोनों प्रिया की जगह रहकर सोचिए। और माँ, अगर आपकी सहेली इस घर में आकर आपकी जगह लेकर पापा के पास जाने की कोशिश करती और आपके सास ससुर और ननंद के साथ अच्छे से पेश आती, जैसे कि वो इस घर की बहू ही हो, तब आपको कैसा लगता माँ? और महक, तू अगर तेरी सहेली इस घर में आए और हम लोग तुझे नजरअंदाज करके उसे ही भाव देते रहे, तब तुझे कैसा लगेगा? सागर की ये बातें सुनकर सविता और महक दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सागर बेटा, तेरी बात तो एकदम सही है वैसे, क्योंकि अगर मेरी सहेली ऐसा कुछ कर देती तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। पता नहीं आज तक हमें ये बात कैसे समझ नहीं आई। हाँ भैया, मुझसे भी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर वही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंजलि से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बस उसे अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए। उसे यहाँ आने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसे भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो तो कुछ ज्यादा ही फ्री होती जा रही है, और ये भी तो सही नहीं है ना माँ? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा, और आज तूने जो भी बताया है उससे मेरी आंखें खुल गई है, और अब मैं उसे ज्यादा यहाँ पर आने ही नहीं दूंगी। देखना तू। हाँ भैया, और मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि वो इतनी बड़ी मीठी छुरी है, लेकिन अब से मैं उससे बातचीत करना बिल्कुल कम कर दूंगी। चलो अच्छा है, आप दोनों को मेरी बात समझ तो आई। शुक्रिया माँ। शुक्रिया महक। शुक्रिया क्यों कह रहा है बेटा? तूने जो भी किया है सही किया है। उल्टा मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तू अपनी बीवी के तरफ से बोल रहा है। मुझे नाज है तुझ पर। ऐसे ही अपनी बीवी की हमेशा हिफाजत करना। हाँ माँ, जरूर। अब सविता अंजलि को नजरअंदाज करने लगती है, और जब जब अंजलि सविता को कॉल करती है तब सविता उसका कॉल उठाती ही नहीं, और फोन ना उठाने के कारण अब वो उनके घर पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आज मैंने यूट्यूब पर एक बहुत ही कमाल की रेसिपी देखी है, आपको मैं अभी बनाकर देती हूँ। आप खाकर बताना कि कैसी बनी है। और महक, तुम्हें पता है, आज ना मुझे मार्केट में तुम्हारी सहेली मिली थी। उसने तुम्हारे और मेरे फोटोज देखे होंगे ऑनलाइन, और उन्हें देखकर वो ये कह रही थी कि आप तो महक की भाभी हो ना। और उसकी ये बात सुनकर मैं हंस पड़ी, और तब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी भाभी नहीं बल्कि सहेली हूँ। अच्छा हुआ जो तूने उसे सच बता दिया। अच्छा माँ, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। आज कॉलेज में बहुत बोर हुआ मुझे, काफ़ी लेक्चर भी थे ना, तो बहुत थकावट महसूस हो रही है। ठीक है बेटा। अरे लेकिन महक, रुक जाना थोड़ी देर, मुझसे बात कर। अरे मैं अभी अभी आई हूँ और तू आराम करने जा रही है। अब ये भला क्या बात हुई? उसे आराम करने दो अंजलि, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठी है, और तुम्हें भी यहाँ पर कोई रेसिपी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब से तुम यहाँ पर कोई काम भी नहीं करोगी। लेकिन क्यों आंटी जी? क्योंकि इस घर को हर तरह से संभालने के लिए मेरी बहू प्रिया है, और तुम यहाँ की बस एक मेहमान हो, तो मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो। सविता की ऐसी बातें सुनकर अब अंजलि थोड़ी सहम सी जाती है, और वो उन्हें कुछ भी नहीं बोलती। फिर एक दिन जब अचानक से धर्मेंद्र बेहोश हो जाता है, तभी उसे सभी लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी वहां पर पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उनके रिश्तेदार की यहाँ पर साइन लेनी होगी। जी बिल्कुल, मैं हूँ उनकी रिश्तेदार। लाइए, दीजिए पेन। अब कौन लगती हो उनकी? मैं उनके घर की ही सदस्य हूँ। ये देखकर सविता को बहुत गुस्सा आता है, और वो अंजलि से पेन छीनकर खुद वहां पर साइन कर लेती है, और तभी वो वहां पर कुछ भी नहीं बोलती। फिर कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र ठीक होकर वापस घर आ जाता है। चलो अच्छा हुआ जो अंकल फिर से ठीक होकर वापस घर आ गए, तो मैं एक हफ्ता यहीं पर रुक जाती हूँ और अंकल की अच्छे से देखरेख भी करती हूँ।
नहीं नहीं, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर चली जाओ। क्या? लेकिन क्यों आंटी जी? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। लेकिन अब और नहीं। अरे पहले पहले हमको तो ये लगता था कि जाने दो, लड़की अच्छी है, जब भी आती जाती है तो उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन तुमने तो नाक में दम करके रख दिया है। जब देखो तब मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाती हो। अरे तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता क्या कि ये घर तुम्हारी सहेली का ससुराल है, ना कि तुम्हारा ससुराल। लेकिन फिर भी तुम इस घर को अपना घर समझकर यहाँ बहू बनकर सारे काम करती हो। बताओ अंजलि, ऐसा क्यों करती हो तुम? अरे आंटी जी, आप तो मुझे गलत समझ रही हो। देखो अंजलि, तुम कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं हो जो तुम्हें कुछ समझ ना आए। सब कुछ जान समझकर भी तुमने वही किया है जो तुम्हारे मन में आया, और ये बिल्कुल नहीं सोचा कि इन सब से प्रिया भाभी को कितनी तकलीफ होगी। अरे हम जहाँ भी कहीं जाते हैं, हमें मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन तुमने तो मर्यादा की दहलीज ही पार कर दी है। और जरा सोच अंजलि कि कल को मैं तेरे ससुराल आकर तेरी जगह ले लूं और तेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ खींच लूं, तब तुझे कैसा लगेगा? उन सब की बातें सुनकर अंजलि को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आती थी। लेकिन इन सब के चलते तू ये भूल गई कि ये तेरी सहेली का ससुराल है, ना कि तेरा ससुराल है। और अब से तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना तो तू प्रिया से बात करेगी और ना ही हमारे बारे में भी सोचेगी। अब तक तो हमने तेरी बेवकूफियां बहुत सहन कर ली, लेकिन अब और नहीं। उनकी ये बातें सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और उस दिन के बाद से वो वहां पर कभी नहीं आती, और ना ही प्रिया से वो कोई नाता रखती है, जिसके चलते प्रिया भी अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। बूढ़े आदमी से मिलने के बाद प्रिया जब घर लौटती है, तभी वो गगन पर बहुत गुस्सा होती है। गगन रायचंद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मेरे बदले की आग तुझे जलाकर राख करके ही रहेगी। मैं अब तुझसे बदला लेकर ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे इतना तड़पाऊंगी, इतनी तकलीफ दूंगी कि तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। उतने में वहां पर मृदुला आती है। या हे भगवान, कहीं माँ जी ने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। अब मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? अरे पिया बेटी, मुझे ना अपनी एक सहेली की यहाँ पार्टी में जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ खरीदारी करने जाओ। तुम्हारी पसंद तो काफी अच्छी है ना, इसीलिए बेटी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जरूर चलूंगी मैं। ठीक है बेटा, तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। तू भी तैयार होकर जल्दी आ। हाँ माँ जी। अच्छा हुआ जो माँ जी ने कुछ भी नहीं सुना, वरना आज तो मुसीबत ही हो जाती। फिर एक दिन पिया एक अनजान नंबर से गगन को मैसेज करती है, और गगन को ऐसा लगता है कि वो मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड बेबो का है। इस एड्रेस पर जल्दी से मिलने आओ बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड। ये बेबो का मैसेज किसी अनजान नंबर से क्यों आया है? खैर जो भी हो, मैं अभी जाता हूँ उससे मिलने। वैसे भी आज मुझे उससे मिलने की काफी इच्छा थी। फिर गगन उस एड्रेस पर पहुंचता है। रूम नंबर 203 तो यही है। लगता है बेबो अंदर ही है। लेकिन जैसे ही गगन अंदर जाता है, पिया वहां आकर वह दरवाजा बाहर से लॉक करती है, जिस रूम में गगन गया होता है। असल में वो एक मामूली रूम नहीं होता, बल्कि एक फ्रीजर रूम होता है, जिसमें टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि गगन कांपने लगता है। ओह, ओह, नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया? ओह, कोई है? दरवाजा खोलो। लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। किसी ने मुझे फंसाकर चालाकी से यहाँ बुलाया है। कोई है? मेरी मदद करो, दरवाजा खोलो। जितना दरवाजा खटखटाना है खटखटाओ गगन।
लेकिन कोई भी तुम्हें इस फ्रीजर रूम के बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगी, बल्कि मेरा तो तुम्हें यहाँ पर तड़पाने का इरादा है। तड़पो गगन, और तड़पो, क्योंकि मुझे भी तुमने इतना ही तड़पाया है। गगन की हालत बहुत खराब हो जाती है और थोड़े ही घंटों बाद पिया वहां का दरवाजा बाहर से खोल देती है। ना जाने कौन था वो, लेकिन ये जरूर किसी की चाल है जो मेरे खिलाफ चली गई है। मैं उसका पता लगा कर ही रहूंगा। उस हादसे की वजह से गगन को बहुत तेज बुखार आता है और वो 3 दिन तक बीमार ही रहता है। फिर एक दिन पिया मृदुला के हाथ पर चोट के निशान देखती है और वो हैरान रह जाती है। ये क्या है माँ जी, आपके हाथ पर ये निशान? अरे पिया बेटी, ये चोट तो काफी पुरानी है। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये चोट पुरानी नहीं है, बल्कि ये तो पापा जी ने दी है आपको। नहीं पिया। माँ जी, आखिर आप उनके अत्याचार इतने सहन क्यों करती हो? माना कि आपको इस उम्र की पड़ाव में सुख शांति चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप अपने साथ गलत होने दो। इस उम्र में पापा जी आपको कितनी तकलीफ दे रहे हैं, ये बात भी तो सही नहीं है ना। नहीं पिया, ये तुम सब क्या बोल रही हो? एक बार कहा ना मैंने, ये बस एक पुरानी और हल्की सी चोट है, और तुम इतना मत सोचो और किसी को कुछ भी मत बताओ। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर मृदुला वहां से चली जाती है। गगन माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहा है। मन तो करता है कि अभी उसे सबक सिखा दूं, लेकिन मुझे उसे इतनी आसानी से सबक नहीं सिखाना है, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। फिर एक रोज जब पिया बगीचे से गुजर रही होती है, तभी वो चुपके से भूषण और गगन को आपस में बात करते हुए देख लेती है। अरे लेकिन वो कौन था? तूने उसका नंबर चेक नहीं करवाया क्या? अरे मैंने नंबर भी चेक करवाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो जो भी है ना, बहुत होशियार है। अरे लेकिन तेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? आखिर कौन है ये तेरा दुश्मन? पता नहीं भूषण, पर मुझे पता तो लगाना ही होगा। एक बार बस मुझे पता चल जाए, फिर तो मैं उस इंसान की चमड़ी ही उधेड़ दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गगन, अब तो बस शुरुआत है। आगे आगे देख क्या होता है तेरे साथ। गुजरते दिनों के साथ साथ पिया के अंदर जल रही बदले की आग और बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब गगन अपनी गर्लफ्रेंड बेबो के साथ घूमने गया होता है, तभी उसके पीछे पीछे पिया भी पहुंच जाती है। वाओ बेबी, ये जगह तो कितनी सुंदर है। यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है, बस हमारा ये खूबसूरत सा बंगलो है जो हरियाली से भरा हुआ है। हाँ बेबो, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। अब देखना गगन, कैसे मैं तुम्हारे इस मजे को मुसीबत में बदल देती हूँ। फिर जब बेबो बाहर का नजारा एंजॉय करने जाती है, तभी पिया उस बंगले के चारों तरफ केरोसिन छिड़क देती है और उसे आग लगा देती है, और गगन बेचारा आग के बीचों बीच फंस जाता है। नहीं, बचाओ बेबो, बेबो बचाओ मुझे। गगन, गगन बेबी, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं मेरे बेबी को? पानी, पानी का पाइप तो बाहर ही था। हाँ। फिर बेबो पानी के पाइप से आग बुझा देती है और वो गगन को बचा लेती है। तुम ठीक तो हो ना बेबी? हाँ बेबो, मैं ठीक हूँ। लेकिन इतने अच्छे सावन के मौसम में हमारे बंगले में आग कैसे लग गई बेबी? अब मुझे क्या पता यार, ना जाने कौन पड़ा है मेरे पीछे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जान सही सलामत है, क्योंकि तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ बेबी, मैं जानता हूँ। पिया उन दोनों को चुपके से देख लेती है। मैं अच्छे से जानती थी कि गगन को ये आग नहीं जला पाएगी और इसकी ये निकम्मी गर्लफ्रेंड इसे बचाने जरूर आएगी, लेकिन मैं तो बस इसे मौत का नजारा दिखाना चाहती थी।
क्योंकि अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, और वो है गगन को बर्बाद करना। फिर गगन जब घर पहुंचता है तभी वो सारी बातें घर वालों को बताता है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो डैड? हाँ बेटा, उस दिन भी किसी अनजान ने मुझे मैसेज किया था और होटल रूम में बुलाया और घंटों तक फ्रीजर रूम में लॉक कर दिया। और अब जब मैं अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया था तब वहां पर किसी ने आग लगाई और मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश की। पर पापा जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आग अपने आप लगी हो, जैसे कि सिलेंडर लीक हो गया होगा या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। अरे माना कि आग अपने आप लग गई, तो फिर डैड को वहां उस जगह पर किसने बुलाया था और घंटों तो फ्रीजर रूम में क्यों बंद किया होगा? डैड, वो ना हो, कोई तो ये जानबूझकर कर रहा है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अब आप बॉडीगार्ड्स के साथ ही रहेंगे। मैं अगले 2 दिन में ही बॉडीगार्ड का बंदोबस्त करता हूँ। हाँ पापा जी, अभी सही कह रहा है। आपकी जान को किसी से खतरा है। आप इस घर के और हमारे परिवार की नींव हो, और आपकी जान हम सबके लिए बहुत कीमती है। ये तुम्हारी दवाइयाँ खा लो गगन। डॉक्टर ने तुम्हें इसे वक्त पर खाने के लिए कहा है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत पिछले कुछ दिनों से काफी खराब हो चुकी है। ये नाटक बंद करो। कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना? क्योंकि बाहर के दुश्मनों का तो कुछ पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी में तुम इकलौती मेरी दुश्मन हो, और बदला लेने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। तुमने ही किया है ना? नहीं गगन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? प्लीज मेरा विश्वास करो, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो एकदम सती सावित्री हो। फिर आने वाले वक्त में वो तो पता चल ही जाएगा या आखिर वो कौन है। फिर अगली सुबह जब गगन नींद से उठता है तब वो अपने कमरे के आईने पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ देखता है और एकदम से घबराकर चिल्ला पड़ता है। मैं वापस आ गई हूँ और मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। नहीं, कौन है ये और किसने लिखा इसे? गगन की चीखें सुनकर सभी वहां पर आ जाते हैं। क्या हुआ डैड? ये क्या? ये आईने पर क्या लिखा है? मैं वापस आ गई हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या? ये सब किसने लिखा? पता नहीं, मैं नहीं जानता कि ये सब कौन कर रहा है। अरे मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, सबके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। फिर भी पता नहीं मेरे साथ कौन दुश्मनी निकाल रहा है। बेशरम कहीं का। और कितना झूठ बोलेगा ये नालायक आदमी। डैड, आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना आपके पास। हम जल्द से जल्द पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिर आपके साथ ये सब कौन कर रहा है। फिर ऑफिस में जाने के बाद अभिराज बंगले के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और तभी वो उसमें ये देखकर चौंक जाता है कि आईने पर वो लाल अक्षरों में पिया ने लिखा है। ये सब क्या है पिया? इसका मतलब इतने दिनों से जो भी डैड के साथ हो रहा था उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी डैड के साथ? हाँ अभी, ये सब मैंने ही किया है, क्योंकि सच्चाई तो बस मैं ही जानती हूँ कि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ क्या किया है। फिर पिया अभी को सारा सच बताती है और साथ ही सबूत के तौर पर वो उसे एक वीडियो भी दिखाती है, जिसके बाद अभी एकदम हैरान रह जाता है। ये पापा ने सही नहीं किया, और तो और वो मॉम के साथ भी गलत कर रहे हैं। ये देखो अभी, लाइव फुटेज है ये। तुम्हारे डैड के कमरे में उनकी गर्लफ्रेंड है, और ये क्या, डैड और मॉम लड़ाई कर रहे हैं। हे भगवान, हमें फौरन घर पहुंचना चाहिए। हाँ अभी। मृदुला घर में बेबो को देखकर गगन पर चिल्ला पड़ती है। निकल जा मेरे घर से, ये तेरा घर नहीं है लड़की। और तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने आप से 20 साल बड़े आदमी के साथ अफेयर करती है तू, निर्लज्ज कहीं की। और तुम गगन, ये सब क्या है? बाहर तक तो सब ठीक था, लेकिन अब तो तुम इसे घर पर लेकर आने लगे हो। शी,
बंद कर अपनी ये बकवास। अगर कोई इस घर से निकलेगा तो वो तू है। चल दफा हो जा यहाँ से। ज्यादा होशियारी मत दिखा मुझे, वरना यहीं पर तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। चुप रहो गगन। आज तक मैंने तुम्हारा बहुत सहा है, लेकिन अभी के अभी इस मनहूस लड़की को यहाँ से निकालो। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। तेरी तो आज तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। तेरा काम तो तमाम करना ही होगा। फिर गगन मृदुला को मारने के लिए फल की टोकरी में से चाकू उठाता है और वो उस पर वार करने जाता है, लेकिन उतने में वहां पर पिया आती है और वो गगन को रोककर उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, क्योंकि 22 साल पहले भी तूने एक मासूम और बेकसूर लड़की को मारा था, और आज मैं फिर से वही किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। क्या? ये तू किसकी बात कर रही है? और ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे, तुम तो कितनी आसानी से भूल गए। मैं आहाना हूँ। याद आया कुछ? क्या? आहाना? हाँ माँ जी, 22 साल पहले मैं गगन की कंपनी में काम करती थी और फिर मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये आदमी शादीशुदा है और तब अभी बहुत छोटा था। और जब मैं इसे लड़ने गई तभी मैंने इसकी और भूषण की बातें सुन ली। ये आदमी भूषण से कह रहा था कि इसने खन्ना फैक्ट्रीज में बॉम्ब प्लांट किया है क्योंकि ये खन्ना से जलता है और उसे बर्बाद करना चाहता है। जब मैंने इससे लड़ाई की और कहा कि तुमने ये गलत किया है और मैं जाकर सबको बताऊंगी, तभी इसने मुझ पर चाकू से वार किया और मुझे मार दिया और मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया। या? हाँ माँ जी। फिर कुछ ही दिनों बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ, यानी पिया का पुनर्जन्म। मैं जानती हूँ कि आप लोग पुनर्जन्म जैसी बात में नहीं मानते, लेकिन ये होता है माँ जी। इतने सालों तक मुझे कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन जब किस्मत ने मुझे अभी के जरिए इस घर में लाया, तब गगन को देखकर हमेशा मुझे अपने पिछले जन्म में घटी हुई घटनाएं याद आती रही। किसी आदमी की धुंधली शक्ल देखना, खून दिखना, तो कभी पुस्तकालय में वो 22 साल पुराने अखबार पर खन्ना फैक्ट्रीज के बॉम्ब ब्लास्ट की खबर पढ़कर अजीब सा महसूस होना, जैसे कि मुझे कुछ पता हो इसके बारे में। और फिर जब मैं एक मार्केट से गुजर रही थी, तभी मुझे एक बूढ़े काका मिले और वो मुझे अपने घर लेकर गए, जिसके बाद वहां पर मैंने अपने पिछले जन्म की तस्वीर देखी और मुझे सब कुछ याद आ गया। वो बूढ़े काका मेरे बाबूजी ही थे। बिटिया, तू इन दोनों को देखकर हैरान क्यों रह गई? बाबूजी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं ही आपकी आहाना हूँ, जो 22 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। क्या? और फिर मुझे सब कुछ याद आया। तब मैंने बदला लेने की ठानी और हर बार मैंने गगन को तकलीफ दी। कभी अनजान नंबर से मैसेज करके उसे फ्रीजर रूम में लॉक किया, तो कभी उसका पीछा करके उसके बंगलों में आग लगा दी। इसने सिर्फ मेरे साथ ही गलत नहीं किया है, बल्कि इसने कितने सारे लोगों को उस फैक्ट्री के बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया है। अरे क्या सबूत है तेरे पास? और तेरे इस पुनर्जन्म के किस्से को कोई सच नहीं मानेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं। पापा, पिया खाली हाथ नहीं है। इसके पास आपके खिलाफ सबूत है। ये देखिए। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें भूषण को किडनैप किया होता है और वो रोते रोते सारा सच बताता है। मैं विनती करता हूँ, मेरे परिवार को कुछ मत करना, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं सब सच बताता हूँ। हाँ, गगन ने आहाना को मेरे सामने ही मारा था और मेरे पास उसके और मेरे मैसेजेस भी हैं, जिसमें उसने ये साफ साफ कहा है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बॉम्ब प्लांट उसी ने करवाया है और आहाना को भी उसी ने मारा है। वो पुराना फोन आज भी है मेरे पास और उसमें सारे मैसेजेस है। क्यों? उड़ गए होश?
भूषण अंकल को पिया ने ही किडनैप करवाया है, क्योंकि वही इकलौता जरिया है जो सबूत दे सकता है। उसे इसी ने कहा कि अगर सच नहीं बताया तो ये उसके परिवार को नहीं छोड़ेगी। ये तुमने अच्छा नहीं किया है ना। और आपने क्या किया पापा? अरे आप तो पापा कहलाने के भी लायक नहीं रहे। जिंदगी भर बस अफेयर पे अफेयर करके मेरी माँ को मारते रहे और वो बेचारी सहती रही। पर अब और नहीं, हम यहाँ पर आने से पहले पुलिस को बता कर आए हैं और वो भी अभी आती ही होगी। उतने में वहां पर पुलिस आती है और वो गगन को गिरफ्तार करती है। और उस दिन के बाद से पिया, अभी और मृदुला एक साथ एक खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। रजनी अपने पति हसमुख और दो बहू काव्या और निकी के साथ रहती है। गर्मी के दिन आ जाते हैं और दोनों बहुओं को दिन रात रसोई में काम करने में काफी दिक्कत आने लगती है। हाय जीजी, ऐसा लग रहा है कि हम किसी रसोई में नहीं बल्कि किसी भट्टी में काम कर रहे हैं। अरे इस बढ़ती गर्मी में तो एक दिन हम उबल कर मर ही जाएंगे। हाँ ना निकी, काश हमारे पास कोई एसी होता तो कितना अच्छा होता। अरे काश क्यों जीजी, हम तो हमारी रसोई में अभी भी एसी लगवा सकते हैं। हाँ निकी, तू बिल्कुल सही कह रही है। हमें माँ जी और पापा जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। हाँ जीजी, चलो अभी चलते हैं उनके पास। फिर काव्या और निकी दोनों अपनी सास रजनी के पास आ जाती है और रसोई में एसी लगाने के बारे में उन्हें बता देती है। लगवा लो बहुओं, वैसे भी तुम्हारी सास तुमसे दिन भर रसोई में काम ही करवाती रहती है और उसमें एसी की हवा खाकर तुम्हारा काम करना आसान हो जाएगा। ओ हसमुख जी, ज्यादा मुंह मत चलाइए और जाइए जाकर मेरा पान लेकर आइए टपरी से। और तुम दोनों चुड़ैलो, एसी लगवाना है तुम्हें? चुपचाप जैसा है वैसे में काम करो। हमने भी गर्मी में दिन निकाले हैं, वो भी चूल्हे पर खाना पकाकर। लेकिन माँ जी, आप समझ नहीं पा रही है, हमें सच में बहुत तकलीफ हो रही है। और नहीं तो क्या, एक तो पहले ही आप मजदूरों से भी बढ़कर हमसे दिन रात रसोई में मजदूरी करवाते हो और उसमें गर्मी का कहर। ना बाबा ना, प्लीज माँ जी, एसी लगवा लो ना। एक बार मैंने कह दिया सब कह दिया, अब मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ और जाओ अपने अपने काम पर लगो। बेचारी निकी और काव्या चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। उन दोनों के पति दूसरे शहर में काम करते हैं, इसीलिए वो दोनों अपने सास ससुर के पास ही रहा करती है। जी, माँ जी तो हमारा दुखड़ा समझने से रहे। अब तो हमें हमारे पतियों से ही एसी की मांग करनी होगी। हाँ निकी, अब एक वही ऑप्शन बचा है हमारे पास। एंड आई जस्ट होप कि हमारे पति अपनी नालायक माँ की तरह पापी और बुजदिल ना हो। फिर काव्या और निकी दोनों अपने पतियों को सारी बातें बताती हैं, जिसके बाद वो दोनों पैसे भेजते हैं और अब रसोई में एसी लगाया जाता है। जब रजनी बाहर से घर पर आती है तभी उसे घर में ठंडी हवा आने लगती है। अरे ये क्या, मेरी रसोई में से इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? कहीं इन निर्लज्ज बहुओं ने फ्रिज को खुला तो नहीं छोड़ दिया? लेकिन जब रजनी रसोई में जाती है तभी वो एसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। ओ तेरी, ये एसी कहाँ से आया यहाँ पर? क्या माँ जी, खुद से चलकर तो आया नहीं होगा ना ये एसी? जाहिर सी बात है, इसे तो मैंने और जीजी ने खरीद कर लाया है। अब आपने तो हमें कोई पैसे नहीं दिए, इसीलिए हमें हमारे पतियों से पैसे मांगने पड़े। हाँ माँ जी, अब आप तो ठहरी बेरहम, लेकिन आपके बेटों में दिल निकला, इसलिए उन्होंने हमारे दर्द को समझकर एसी खरीदने के लिए पैसे भिजवा दिए। क्या तुम दोनों को शुभम और अविनाश ने पैसे भेजे? उन दोनों की तो एसी की तेजी। अब ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं है माँ जी, क्योंकि अब तो हम दोनों
दिन भर रसोई में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे और सारे काम आसानी से कर लेंगे। रजनी को अपनी दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने कमरे में जाकर अपने दोनों बेटों को कॉन्फ्रेंस कॉल लगाती है। क्यों रे नालायक, तुम दोनों को थोड़ी भी अकल वकल है या नहीं? अपनी माँ को भुलाकर अपनी बीवियों के लिए एसी के पैसे भेजे तुमने। अरे लगे हाथ मेरे और अपने पापा के लिए भी पैसे भेज देते तो हम भी अपने कमरे में एसी लगा देते ना। अरे माँ, अभी अभी तो हमने उन्हें पैसे भेजे हैं, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे हैं। हाँ माँ, अभी आप 2 से 3 महीने रुक जाओ, क्योंकि उसके बाद ही हम आपको पैसे भेज पाएंगे। पक्का माँ? अरे रखो फोन बेशर्मो, तब तक तो गर्मी भी खत्म हो जाएगी। और बारिश में क्या तुम्हारे बाप ने लगाया था क्या एसी? इतना कहकर रजनी गुस्से से फोन कट कर देती है। मेरा नाम हसमुख है, लेकिन मेरी बीवी के चेहरे पर कभी हंसी नहीं रहती। अरे रजनी, हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? आखिर क्यों अपने खून को इतना जला रही हो? अरे चुप कर बुड्ढे, मैं तो तुझसे भी परेशान हो चुकी हूँ। पेंशन के पैसे कितने थोड़े आते हैं, ना तो तू और ना ही मेरे बेटे मुझे एसी दिला सकते हैं। अब हटो यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। अब रजनी रसोई में जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है और मौके पे चौका मारते हुए एसी की हवा खाती रहती है। लेकिन उसकी चालाक बहू है, ये बात समझ जाती है। अरे निक्की, माँ जी को देखना, बस एसी की हवा खाने के लिए आई है यहाँ पर। इससे पहले तो इन्होंने रसोई की शक्ल भी नहीं देखी। जब हमने एसी लगाने की बात की थी तब कितनी मिर्ची लगी थी इन्हें, और अभी देखो। रुको जीजी, मैं तो अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। फिर निकी मेथी, शेपू और पालक की सब्जी उठाकर रजनी को देती है। अरे माँ जी, अब आप जब खाली ही बैठी हो तो ये लो, ये मेथी, शेपू और पालक की सब्जी साफ करके काट दो और इन बर्तनों में रख दो। अरे लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई मेहनत का काम नहीं दे रहा है, बल्कि आप तो ये काम बैठे बैठे आराम से कर सकती हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? एसी में बैठना भी जरूरी है, वरना बाहर गर्मी में बैठकर मेरा तो हाल ही बेहाल हो जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो यहीं पर बैठूंगी। ठीक है बहू, मैं कर देती हूँ ये काम। फिर रजनी वो सारे काम करने लगती है और उसके बाद काव्या और निकी उसे बैठे बैठे सलाद काटने का काम देते हैं और उसके बाद गीले बर्तन पोंछने का काम भी देते हैं और ऐसे ही काम पे काम देते रहते हैं, जिससे रजनी बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी, पोंछ दिए सारे बर्तन, अब इन्हीं खाली बर्तनों के डब्बों में ये पैकेट वाले मसाले भर के रख दो। बैठे बैठे तो कर ही सकती हो ना आप, क्यों? हो जाएगा ना? हे भगवान, ये एसी की हवा तो मुझे बहुत महंगी पड़ रही है। इन दोनों ने तो मुझसे काम करवा करवा के मेरी हालत ही खराब करके रख दी है। लेकिन अब बस, बहुत हुआ, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकूंगी। फिर रजनी बिना कुछ बोले वहां से रफू चक्कर हो जाती है, जिसके बाद काव्या और निकी अपनी सास की ये हालत देखकर उस पर खूब हंसती है। अब निकी और काव्या दिन रात मस्त एसी की ठंडी ठंडी हवाएं खाती है और बहुत ही बढ़िया से पकवान बनाती है। अरे वाह, आज नाश्ते में फाफड़ा जलेबी और छोले भटूरे। ओए ओए ओए, मेरे मुंह में तो बाढ़ आ गई। क्या बात है बहू, आजकल तुम बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाने लगी हो। अब क्या करे माँ जी, रसोई में एसी लगाने के बाद से काम करते वक्त मूड हमेशा अच्छा रहता है। हाँ माँ जी, कोई थकावट भी महसूस नहीं होती और इसी के कारण हम दोनों इतने प्यार से खाना बनाते हैं। इन दो नास पीटियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एसी के बहुत ही मजे ले रही है,
लेकिन मुझे भी अच्छे से पता है कि इन दोनों का सारा मजाक किरकिरा कैसे करना है। अच्छा बहुओं, कल तुम दोनों को 200 बच्चों का खाना बनाना है। हर साल की तरह कल चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर हम आश्रम में खाना भेजेंगे, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाना। ठीक है माँ जी। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए, सारा खाना टाइम पे बन जाएगा। फिर अगले दिन रजनी सुबह सुबह जल्दी उठकर बिजली का मेन स्विच ऑफ कर देती है, जिस कारण दोनों बहुओं को गर्मी में ही सारा खाना बनाना पड़ता है। शिट यार, ऐसा लगता है कि इस गर्मी में तो आज हम मर ही जाएंगे। और नहीं तो क्या, इस लाइट को भी आज ही जाना था क्या? काश ये एसी बिना बिजली के चलता तो कितना मजा आ जाता। खैर, हमें माता रानी के नाम से आश्रम में खाना तो भेजना ही पड़ेगा, वरना माँ जी तो हमें सूली पर चढ़ा देगी। हाँ जी, सो तो है। बहुत मजे ले रही थी ना ये दोनों एसी के। आज मैं भी देखती हूँ कि बिना एसी के इतने सारे लोगों का ये खाना कैसे बनाती है। उस दिन काव्या और निकी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों उस गर्मी में भी खाना बनाती है। फिर एक रात सबके सोने के बाद रजनी रसोई में जाकर एसी ऑन करती है और वो वहीं पर सो जाती है। तभी अचानक से वहां पर काव्या आती है और वो अंधेरे में फर्श पर सो रही रजनी से टकरा जाती है और डरकर चिल्ला पड़ती है, हे भगवान। काव्या की आवाज सुनकर रजनी लाइट्स ऑन करती है। अरे बहू, तू यहाँ? हाँ माँ जी, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात गए? और ये क्या, आपने ये एसी क्यों ऑन किया है? नहीं, मैंने ये एसी ऑन नहीं किया है। मैं तो बस यहाँ पर पानी पीने आई थी, तभी बोतल का ढक्कन नीचे गिर गया, इसीलिए मैं उसे उठा रही थी। इतने अंधेरे में? हाँ बहू, चल अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। काव्या समझ जाती है कि रजनी जानबूझकर वहां सोने आई थी। फिर अगले दिन वो ये सारी बातें निकी को बताती है। तभी दोनों बहुओं को अपनी सास पर बहुत दया आती है। बेचारी हमारी सास, वो भले ही करेले से भी ज्यादा कड़वी है, लेकिन है तो हमारी सास ही ना, और मैं उन्हें इस तरह से नहीं देख सकती। जीजी, मैं भी निकी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम माँ जी को एसी नहीं दे सकते और ना ही रसोई से वो एसी हटा सकते हैं। जीजी, क्यों ना हम हमारे सेविंग के पैसों से माँ जी के लिए एक नया पोर्टेबल कूलर लेकर आए। हाँ निकी, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है। एसी ना सही, लेकिन एक कूलर तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। इसी से माँ जी खुश भी हो जाएंगी। हाँ जीजी, तो तय रहा, हम माँ जी के लिए कूलर ला रहे हैं। फिर निकी और काव्या अपने सेविंग के पैसों से रजनी के लिए एक पोर्टेबल कूलर खरीदते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। ये कूलर मेरे लिए है? हाँ माँ जी, आप ही के लिए है। और माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका ना सोचते हुए बस अपने बारे में ही सोचा, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी माँ जी। हाँ माँ जी, लेकिन अब हमें समझ आ चुका है, इसीलिए हमने हमारे जमा किए हुए पैसों से आपके लिए ये कूलर लाया है। और इस कूलर को आप बेडरूम से हॉल में और कहीं भी लेकर जा सकती हो, क्योंकि ये एक पोर्टेबल कूलर है, यानी हम इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और माँ जी, अगर हमारा बस चलता ना, तो हम इसे रसोई में शिफ्ट करके आपको रसोई वाला एसी दे देते, लेकिन कूलर की हवा से गैस बुझ सकती है ना, इसीलिए हमने आपके लिए ये कूलर लाया है। कोई बात नहीं बहू, और धन्यवाद, तुमने मेरे बारे में कितना सोचा। और मुझे भी तुम दोनों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें कितने ताने दिए,
और तुम्हारी परेशानी को कभी समझा ही नहीं। लेकिन तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तुमने अपने सास के बारे में सोचा। आजकल इतना कोई नहीं सोचता बहू, इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया। इस तरह से अंत में रजनी और उसकी दोनों बहुएं एक हो जाती है और सभी खुशी से साथ मिलकर रहने लगती है।